इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो सदियों से बिल्कुल हमारी आंखों के सामने रही है, फिर भी एक रहस्य सी लगती है। जब भी कोई बेहतरीन कविता या गीत कानों में पड़ता है तो उसकी एक खास लय होती है, एक ठहराव होता है जो सीधा दिल को छू जाता है ना? लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस जादुई लय के पीछे असल में एक बहुत ही सख्त, एकदम सटीक गणितीय कोड छिपा होता है? बिल्कुल सही सुना। हिंदी साहित्य में इसे छंद कहते हैं। यह सिर्फ कोई कला नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा गणितीय ब्लूप्रिंट है जो शब्दों को एक सांचे में ढालता है। तो चलिए आज इस दिलचस्प विषय को एक सीक्रेट कोड की तरह क्रैक करते हैं। इस गणितीय ढांचे में उतरने से पहले महर्षि पाणिनि के इस खूबसूरत विचार पर नजर डालते हैं। उनका कहना था, जो आह्लादित करे यानी जो मन को खुशी दे, बस वही छंद है। यह समझना बहुत जरूरी है कि छंद का अंतिम लक्ष्य कोई जटिलता पैदा करना नहीं है, बल्कि आनंद देना है। मतलब इसे बनाने में चाहे कितनी भी माथापच्ची या गणनाएं क्यों न लगी हों, जब ये सुना जाए तो कानों को सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलना चाहिए। तो इस भारी भरकम विषय को आसानी से डिकोड करने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम कविता की रूपरेखा देखेंगे, फिर छंद के 7 स्तंभ, उसके बाद मात्रा का कोड क्रैक करेंगे, फिर आएगा मास्टर गण सूत्र और आखिर में छंद के प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, कविता की रूपरेखा। आइए इसके ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। इसके इतिहास पर गौर करें तो छंद का सबसे पहला जिक्र हमें दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों को गाया जाता था और जाहिर है जहां गायन है वहां छंद तो होगा ही। फिर प्राचीन युग में आचार्य पिंगल ने इस पूरे विज्ञान को अपने छंद शास्त्र में एक जगह समेटकर संहिताबद्ध कर दिया। उनका काम इतना प्रभावशाली था कि छंद को कई बार उनके नाम पर पिंगल भी कह दिया जाता है। और फिर आधुनिक युग में एक जबरदस्त बदलाव आया। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मुक्त छंद यानी फ्री वर्स की शुरुआत की, जिसने सदियों पुरानी इन सीमाओं को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। भाग 2, छंद के 7 स्तंभ। अब देखते हैं कि इसके व्याकरण का ढांचा कैसे खड़ा होता है। किसी भी मजबूत इमारत की तरह ये पूरी व्याकरणिक प्रयोगशाला इन 7 मुख्य पिलर्स पर टिकी है। चलिए इन्हें फटाफट देख लेते हैं। पहला है मात्रा, यानी किसी अक्षर को बोलने में लगने वाला वजन या समय। दूसरा वर्ण यानी अक्षर। फिर आती है गति, जो पढ़ते समय बनने वाली लय या फ्लो है। यति का मतलब है बीच में आने वाला छोटा सा ठहराव। तुक यानी राइम, पंक्तियों के अंत में मिलने वाली समान ध्वनि। गण, जो 3 अक्षरों का एक खास समूह होता है। और अंत में चरण या पाद, जिसका सीधा सा मतलब है कविता की पंक्तियां। भाग 3, मात्रा का कोड। अब असली बीट्स को समझते हैं। अब मजा आएगा क्योंकि यहीं से असली कोड ब्रेकिंग शुरू होती है। मात्राओं को बिल्कुल कंप्यूटर के बाइनरी 1 और 2 की तरह मान लीजिए। लघु यानी 1 बीट, जिसके लिए बस एक सीधी खड़ी रेखा का इस्तेमाल होता है, और गुरु यानी 2 बीट्स, जिसके लिए अंग्रेजी के एस जैसा वक्र बनता है। अ, ए, उ जैसे छोटे स्वर लघु होते हैं। लेकिन यहाँ एक कमाल का नियम है। अगर किसी शब्द में आधा व्यंजन आ जाए तो उससे ठीक पहले वाले स्वर की बीट अपने आप बढ़ जाती है और वो जादुई रूप से गुरु यानी 2 मात्रा वाला बन जाता है। अनुस्वार और विसर्ग भी हमेशा अपने साथ 2 मात्राएं लेकर चलते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक शब्द को डिकोड करके देखते हैं। शब्द लेते हैं राकेश। पहला कदम, इसे हिस्सों में तोड़ते हैं, रा, के, श। दूसरा कदम, अब स्वरों के हिसाब से मात्राएं लगाते हैं। रा में आ है, मतलब ये गुरु या 2 बीट हुआ। के में एक ही मात्रा है, तो ये भी गुरु या 2 हुआ। श में सिर्फ अ है, इसीलिए ये लघु यानी 1 हुआ। तीसरा कदम, अब इन सबको जोड़ देते हैं। 2 + 2 + 1, कुल बीट्स हो गई 5। है ना बिल्कुल गणित? बस ऐसे ही पूरी की पूरी कविता नापी जाती है। भाग 4, मास्टर गण सूत्र। अब अक्षरों के उस बड़े चीट कोड की बारी है। गण असल में क्या है, इसे समझना बेहद आसान है। ये बस 3 अक्षरों का एक फिक्स ग्रुप होता है। कविता के अंदर एक बढ़िया मजबूत रिदम बनाने के लिए इसी को नींव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कुल 8 तरह के गण होते हैं। अब इतने सारे गण और उनके अलग अलग मात्रा कोड याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना?
तो इसके लिए हमारे पास है हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड फॉर्मूला। इसे हिंदी का पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं। ये अल्टीमेट सीक्रेट कोड है। यमा ताराज भानस सलगा। सुनने में भले ही कोई जादू टोने वाला शब्द लगे, लेकिन ये एक पूरा डीकोडरिंग है। इसी एक शब्द के अंदर 8 गणों के नाम और उनकी मात्राओं का पूरा नक्शा छिपा हुआ है। इसे इस्तेमाल करना बहुत मजेदार है। इस फॉर्मूले में बस किन्हीं 3 अक्षरों को एक साथ पकड़ना है और आगे खिसकाते जाना है। एकदम सटीक मात्रा कोड अपने आप बाहर आ जाएगा। जैसे यगण के लिए शुरुआत के 3 अक्षर लेते हैं, य, मा, ता। य है लघु 1, मा है गुरु 2 और ता भी है गुरु 2। तो यगण का कोड बन गया 1 2 2। इसी तरह मगण के लिए अगले 3 पकड़िए, मा, ता, रा, यानी 2 2 2। यह एक ऐसा शानदार स्लाइडिंग फॉर्मूला है जो चुटकियों में किसी भी गण का कोड बता देता है। भाग 5, छंद के प्रकार। आइए देखते हैं कि ये नियम असल में काव्य विधाएं कैसे बनाते हैं। अब जब मात्राओं और गणों का सारा खेल समझ आ गया है, तो देखते हैं कि ये नियम कविताओं को कैसे अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हैं। मुख्य रूप से इसकी 3 शाखाएं हैं। पहला है मात्रिक छंद, जहां पूरा फोकस मात्राओं यानी बीट्स को गिनने पर होता है। दूसरा है वर्णिक छंद, जहां मात्रा नहीं बल्कि सीधे अक्षरों की गिनती होती है। और तीसरा है मुक्त छंद, जो एकदम फ्री और बागी किस्म का है। ये किसी भी पुराने नियम को मानने से साफ इनकार कर देता है। सबसे पहले मात्रिक छंद को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मात्रिक छंद के भी 3 दिलचस्प हिस्से हैं। सममात्रिक में चारों पंक्तियों में एकदम बराबर मात्राएं होती हैं, जैसे चौपाई, जिसके हर चरण में 16 मात्राएं फिक्स हैं। फिर आता है अर्धसम, जिसमें आधी पंक्तियां एक जैसी और आधी एक जैसी होती हैं, जैसे मशहूर दोहा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 11। और यहाँ एक मजेदार बात देखिए, सोरठा गणित के हिसाब से दोहे का एकदम उल्टा होता है। इसमें 11 और 13 का क्रम चलता है। आखिर में आता है विषम मात्रिक, जहां मात्राएं असमान होती हैं और इसमें अक्सर 6 पंक्तियां देखने को मिलती हैं। मात्रिक के बाद एक नज़र वार्णिक छंद पर डालते हैं। यहाँ नियम बिल्कुल अलग हैं। मात्रा छोटी है या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अक्षरों को गिना जाता है। इसका बहुत ही खूबसूरत उदाहरण सवैया है। सवैया में ठीक 22 से लेकर 26 अक्षर होते हैं। अगर आपने कभी कबीर रसखान की रचनाएं सुनी हैं, तो भगवान कृष्ण की महिमा गाने के लिए उन्होंने इसी शैली का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया था। और अब बात करते हैं नियम तोड़ने वाली की, यानी मुक्त छंद। मजेदार बात यह है कि इसे कई बार रबड़ या कछुआ छंद भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रबड़ की तरह इसे जितना मर्जी खींच लीजिए और कछुए की तरह ये सिकुड़ भी सकता है। इसमें बीट्स या अक्षरों की कोई रोक टोक नहीं होती। महान कवि निराला जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता जूही की कली से इसकी जोरदार शुरुआत की थी और आधुनिक हिंदी कविता का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तो मात्राओं को गिनने से लेकर उस जादुई मास्टर फॉर्मूले तक का हमारा ये डिकोडिंग सफर यहीं पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, अगली बार जब भी कोई शानदार कविता, गजल या गीत कानों में गूंजेगा, तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ उसकी मीठी लय पर जाएगा, या फिर दिमाग अपने आप उन छिपे हुए 16 या 13 11 के कोड को गिनने लग जाएगा? खैर, ज्ञान का यही तो असली मजा है। ये चीजों को देखने और सुनने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देता है। ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आसपास छिपे इन कोड्स को क्रैक करते रहिए।